हेलो एवरीवन। तो चलिए फाइनली हम लोग आज एक न्यू सब्जेक्ट लेके आए हैं जो है आपका इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। देखिए ये सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है और सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चे जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये सब्जेक्ट चैलेंजिंग बन जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि आपने क्लास 10th पढ़ा हुआ है ना, उसी से मिलता जुलता यहाँ पे है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अगर बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको 4 to 5 लेक्चर के अंदर ये सब्जेक्ट को कवर कर दूंगा। ठीक है, और इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप उससे एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सबसे पहली बात, इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार छोटा सा रिकैप करवा देता हूं। ठीक है, तभी ये सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात मैं करूं तो यहाँ पे आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। मतलब लिविंग वर्ल्ड का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। भैया लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा डाइवर्सिटी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना, लाइक किस तरह से हमारे लाइफ का ओरिजिन हुआ, उनका किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सब्जेक्ट के लिए है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, वो है आपका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस इज इंपॉर्टेंट, इनके रूल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है, किसने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ना है इसी का क्लासिफिकेशन, साथ में आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको सेल के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको पढ़ाया जाएगा। भाई लीफ का मॉडिफिकेशन, है ना, बर्ड का मॉडिफिकेशन। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेम का, रूट का सारा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, तो उसको भी आप देख लेना। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका सीड एंड सीड जर्मिनेशन है, प्लांट सिस्टमेटिक्स जैसे कि ब्रेसिकेसी, फेबेसी, है ना, पोएसी, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और फाइनली एक जो क्वेश्चन बन के आता है, रोल ऑफ एनिमल इन एग्रीकल्चर, एनिमल का क्या रोल है एग्रीकल्चर के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुल ना के सिलेबस काफ़ी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से किया जा सकता है ना। और चीज़ों को समझने में फोकस करना, डेफिनेटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर क्या हो गया आप। अगर आप ये सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो तो ये अंडरस्टूड है कि आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं जब एक टॉपिक करवाऊंगा तो आपको बताता चलूंगा कि भैया आप जाइए फील्ड के अंदर, ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर रूट कौन कौन सा होता है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्टेम किस तरह का दिखाई पड़ता है। आपको स्टेम ही नहीं पता है तो दिक्कत होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लीफ, लीफ किस तरह से दिखाई पड़ता है और उनके मॉडिफिकेशन। ठीक है भाई, मैं आपको बताऊंगा ट्यूबर के बारे में, कॉर्म के बारे में, तो सारे मॉडिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इन्फ्लोरेसेंस बताया जाएगा, काइमोस के बारे में, ठीक है, रेसिमोस के बारे में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेल टिश्यू एंड सेल डिवीजन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, है ना, मतलब ये सारे जो है वो आपके प्रैक्टिकल के लिए हैं, लेकिन हम सारे चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इतना करने के बाद आपके एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ताकि नोट्स को प्रॉपर रिवाइज कर सको। यहाँ पे मैं क्विक में बताता हुआ चलूँगा और समझाता हुआ चलूँगा। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वेरी बेसिक सा हमारा टॉपिक है और ये होप सो आप सबको पता होगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो फाइनली हम लोगों ने सिलेबस देख लिया कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बन के आता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है। होप सो गाइज आपने बचपन से पढ़ा है तो आपको चीज़ें पता होंगी। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। देखिए अगर बात करूँ लिविंग जो थिंग्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है, क्योंकि वो लिविंग होते हैं, वो सजीव होते हैं, तो उनको सस्टेन करने के लिए फूड चाहिए, एयर चाहिए फॉर ब्रीथिंग पर्पस, और वाटर चाहिए फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी कंपलसरी होती है, वरना हमारा कोई भी लिविंग थिंग्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग था। आपके फ़ोन कभी बोला है आपसे कि भैया मुझे खाना दे दो, मुझे हवा दे दो, मुझे पानी दे दो, कभी नहीं। ठीक है, तो ये उनको रिक्वायर्ड नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब आप जब छोटे थे फिर आप धीरे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रो करते हैं अपने लाइफ में भी, और अपने बात करें तो फिजिकली भी वो ग्रो करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म
उतने के उतने रहते हैं, कोई ग्रो नहीं करते। हाँ, इनके सिस्टम के अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ग्रो तो खुद से नहीं करते ना। आपका फ़ोन ऐसा थोड़ा था कि आज इतना बड़ा था तो कल इतना बड़ा हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी वो अब मूव नहीं करते जब तक वहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम पुट अप नहीं करते। जब तक आप अपने फ़ोन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जाओगे बाय द यूज़ ऑफ सम आवर एनर्जी, तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको मूव करने के लिए हमें खुद की एनर्जी लगानी पड़ती है, वरना ये खुद से मूव नहीं करते हैं। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। लाइक अगर मैं आपको आप देखिए बैठे हुए हो, ठीक है, मैं आपको कुछ चुभा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कुछ चुभ रहा है, तो आप वहाँ से रिस्पॉन्ड करोगे, वहाँ से हट जाओगे, ठीक है। इस बट लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ होता है क्या? जो नॉन लिविंग होते हैं उनको कुछ होता है। आप फ़ोन को कांटा चुभाओ चाहे कुछ भी करो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं खुद से। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं। आप देखिए, आप कि पापा मम्मी, फिर आप आए, आप फिर शादी होगी तो आप फिर फर्दर आप रिप्रोड्यूस करोगे। तो जनरेशन को मेंटेन करने में इनका खुद का हाथ होता है, लेकिन इनका कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पिरेशन करते हैं, जिससे वो एनर्जी एनर्जी बनती है और फर्दर वो उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आपको मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, आप पढ़िएगा जाके रिस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर, तो पता चलेगा कि रिस्पिरेशन का किस तरीके का रोल होता है ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म में लाने का और हमारे फिर फर्दर एनर्जी के सोर्स, मतलब एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो वो उसके अंदर यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको कुछ वैसा रिक्वायर्ड नहीं होता भाई। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब आपके बॉडी के जो डिटॉक्सिफाइड पार्ट हैं, जो भी आपके वेस्ट मटेरियल हैं, हम उसको क्या करते हैं, सुबह सुबह एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और ताकि हमारी बॉडी स्वस्थ रह सके। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस है जो सबको पता होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनका एक डिफिनिट लाइफ स्पॉन होता है, ठीक है, उसके बाद ये मर जाते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज करोगे लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन मैनेजमेंट खराब होगा, जैसे आप फ़ोन लिए उसको पटक रहे हो, फेंक रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर उसको कोई बीमारी ना हो, ठीक है, वो अगर स्वस्थ हो, तो एक डेफिनिट, जैसे हमारा आज देखेंगे तो 70 to 80 ईयर्स, ये क्या है, एक डेफिनिट, इतने बाद आप इंसान क्या होता है, फाइनली मर ही जाता है, ठीक है। तो एक हमारा एक डेफिनिट हो गया। इस तरीके से देखिएगा डॉग का, टर्टल का एक डेफिनिट लाइफ स्पॉन होता है, उसके बाद फर्दर वो मर जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसा कभी नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बने होते हैं सेल्स के, है ना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल मिल के हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कभी नहीं होता कि वो सेल से बने हैं। तो ये कॉमन सा डिफरेंस था। कई बार एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बातें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बन के आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग्स, ऑल्सो डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर डिफाइन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आंसर एलोबरेट करके लिखना पड़ेगा। तो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए चीज़ों को, समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर आप लिख लोगे, ठीक है, बस अगर समझे रहोगे तो। देखो आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, शायद हम जिनके बारे में आज जानते भी नहीं हैं। बहुत तरीके के जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग इनके हैबिटेट, अलग अलग इनका न्यूट्रिशन अपटेक करने का प्रोसेस, अलग अलग इनके अंदर केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स कि बहुत तरीके का वेरिएशन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे कॉमन क्या होता है इसके अंदर देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन था ना, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म। क्योंकि मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप खुद सोचिए कि अच्छे तरीके से आप न्यूट्रिएंट नहीं लोगे, है ना, मतलब न्यूट्रिएंट का एक सेंस हुआ न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से नहीं लोगे, तो आपकी बॉडी के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और जब ये नहीं मिल पाएंगे तो डेफिनेटली आप सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे, नहीं आपकी डेवलपमेंट हो पाएगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अब देखिए मेटाबॉलिज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। और ये मेटाबॉलिज्म के अंदर केवल मेटाबॉलिज्म शामिल नहीं है, आप खाना खाते हो डेफिनेटली वो ग्लूकोज में टूटता है, फर्दर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें एनर्जी मिलती है। तो देख लो ग्लूकोज हमारे बॉडी में बना, आप जो कार्बोहाइड्रेट खाए इसमें ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्दर हमें ये टूट के एनर्जी मिली,
तो है ना, अब देख लो लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। प्लांट की बात करें तो यहाँ भी देखोगे तो प्लांट भी आपका फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बनाता है, अगेन ये हमारा ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हमारे बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर होते हैं, और फर्दर इसी केमिकल रिएक्शन से हमारे बॉडी स्पेसिफिक फंक्शन करता है ना, लाइक रिप्रोडक्शन, है ना, डेवलपमेंट, ग्रोथ, है ना। तो देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लाइफ एक हमारा यूनिक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले आपको पता है सेल्स, है ना, सेल्स बने, सेल्स आपस में मिलके, ठीक है, और क्या बनाएंगे, टिश्यू। ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिले तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा, अब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो फाइनली हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये पता होनी चाहिए आपको कि बहुत सारे सेल्स मिले, या फिर ऐसे बोल सकते हो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले तो फिर क्या बनेगा, सेल्स बनेगा। बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट आपको पता होनी चाहिए कैसे कैसे हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि मेटाबॉलिज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करूँ कि हमारा जो अर्थ है उसके पे देखो, उस पर लॉट्स ऑफ क्लाइमेट है। मतलब अगर आप देखो तो कहीं ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नॉर्मल है। तो जिस तरह के क्लाइमेट है आपको वहाँ पे उस तरह के एनिमल मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसा एरिया जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, रेगिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे कुछ आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जो केवल उस ही क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि वो उस तरह के क्लाइमेट कंडीशन में अपने आप को ढाल चुके हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको ठंडे जगह पे मिलेंगे, जो केवल बर्फ़ एरिया में रहेंगे, उसको अगर आप ले जाके रख दोगे गर्मी वाले एरिया में तो मर जाएगा। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भाई देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनमें से क्या क्या है, जैसे ग्रोथ हो गया, आपका डेवलपमेंट हो गया, है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। इनके अलावा होम्योस्टैटिस उसमें देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एडेप्टेशन देखने को मिलेगा, है ना। एनर्जी का वो यूटिलाइजेशन करते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी होती है कि जैसे मान के चलो आप अभी जहाँ पे भी हो, गर्मी आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो कि हाँ, तो मतलब थोड़ा आप पंखा स्टार्ट कर देते हो, है ना, तो आप कपड़े कम पहनना स्टार्ट कर देते हो, तो आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मतलब तैयार कर लेते हो। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास होता है, लिविंग के पास। ठीक है, इसके अलावा अगर सोचिए अगर ठंडा आ रही है तो आप कपड़े बढ़ा देते हो, पंखा पे स्टार्ट नहीं करते हो, है ना, प्रॉपर एक अच्छी सी रजाई यूज़ करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। तो ये एक अच्छा सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। तो ये था कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन लिविंग वर्ल्ड के बारे में। आपको बेहतर पता है गाइज कि आज हमारे अर्थ के ऊपर लॉट्स ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, है ना, और हर के अंदर अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा है, अपना स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और उस रिएक्शन के थ्रू हमारे जो है वो फाइनली ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है व्हाट इज़ ग्रोथ। आपको पता है कि ग्रोथ होने के लिए, है ना, जैसे मैंने बताया ना आपको अभी भी कि सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलेंगे तो आपका ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो देख पा रहे हो कहीं ना कहीं ये सारा जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या इन्वॉल्व है, सेल का डिवीजन, है ना। तो सेल का डिवीजन मतलब डिवीजन इन सेंस नंबर में और साइज में। ठीक है, तो जब ये दोनों में बढ़ते हैं तो फाइनली एक ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक, समझ में आ रहा है बातें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह बताया आपको कि अगर मैं बात करूँ ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या बोलता है कि भैया जो ग्रोथ है ना, वो कैसे होता है, जब हमारा सेल मास में और नंबर में इंक्रीज करे। जाहिर सी बात है आपका जो सेल है वो साइज में बढ़ रहा है, नंबर में बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा और उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इनको बढ़ने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, आपके डाइट से मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। ठीक, अब देखो जितने भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पता ही है आपको, सेल डिवीजन के थ्रू अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन क्या आ जाएगा,
ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। अगर आप ये बोलोगे कि सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, ठीक है, वो आज इतने बड़े थे, कल इतने बड़े हो जाएंगे, परसों इतने बड़े हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आपसे अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं बोल दूंगा अच्छा ठीक है बताओ, हमारे यहाँ एक माउंटेन था जो इतना बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज इतना बड़ा हो गया, परसों इतना बड़ा हो गया। तो भाई ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, पर ये कैसे ग्रो कर रहे हैं खुद को? ठीक है, ये भी तो ग्रो कर रहे हैं ना, ये भी तो एक तरह का ग्रोथ है कि भाई आज इतना छोटा था, कल इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये भी तो एक लिविंग थिंग्स हो सकता है। तो इसलिए याद रखना, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, लेकिन डिफाइन जो कि आप जिसके तहत इसको डिफाइन कर सको कि हाँ ये स्पेसिफिक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है, नथिंग। अब इसके तहत आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर में आता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आता है मेटाबॉलिज्म, देखो जस्ट मैंने बताया आपको कि हमारे बॉडी के अंदर लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिनके थ्रू हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन होता है और फाइनली जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो पक्का जो है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है ना, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर कभी भी मेटाबॉलिज्म तो हो ही नहीं सकता, है ना। मेटाबॉलिज्म तो हमेशा लिविंग के अंदर ही होता है, केमिकल रिएक्शन तो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। अरे मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि चलो ठीक है, प्लांट को हमने तोड़ दिया, अब इसको हम लेबोरेटरी के अंदर अब ये बढ़ा रहे हैं, उनको वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है, केमिकल प्रेजेंट है, तो क्या यहाँ ग्रो नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो ये भी एक डिफाइनिंग पिक्चर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना कि मेटाबॉलिज्म हम हमारे अंदर लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारा बॉडी मान के चलो कि हम अपने बॉडी आज देख रहे हो, आप ये भी देखो ना, अगर ह्यूमन की ही बात कर लें तो हम बेबी को भी आप कहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ये कर रहे हो, ठीक है, उनको इन विट्रो करवा रहे हो। तो कहीं ना कहीं विट्रो के मेथड्स जो है वो ये डिफाइन कर देते हैं कि भैया मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसको बाहर बॉडी से बाहर जो मदर है उनके बाहर भी इसको हम ग्रो करवा सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, चलिए अगला आता है सेंसिटिविटी। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक फीचर होती है सेंसिटिविटी। दैट मीन्स कि अगर हम, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे हैं, ठीक है, अगर किसी ने मुझे कुछ चुभाया तो हम वहाँ से फट उड़ जाएंगे, मतलब तुरंत उड़ जाएंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उसके थ्रू, है ना। आप मान के चलो या मम्मी ने रोटी बनाने के लिए तावा गर्म की थी, आपको लगा कि नहीं ठंडा ही है, इसको पकड़ लेते, पकड़ा बहुत तेज़ गर्म थी, आपने हाथ को तुरंत वहाँ से हटा लिया। ठीक है, तो ये तरह एक तरह क्या हो गया, सेंसिटिविटी हो गया ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख पाए होंगे कि हम अपने बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को उस लायक बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका बायोलॉजिकली हम मॉडिफाई कर लेते हैं, चाहे वो आपका फिजिकली कर लेते हैं, चाहे वो केमिकली कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो सेंसिटिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट सा फीचर है जो कि डिफाइन करती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन की बात करें, आपको पता है कि चाहे वो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो डेफिनेटली डिवाइड करते हैं अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पता ही है आपको, जब बॉडी का ही कोई पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर दे तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर दो, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिल के, ठीक है, रिप्रोडक्शन करेंगे और रिप्रोडक्शन करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देंगे तो आता है सेक्सुअल के अंदर। लेकिन अगर कोई प्लांट, मान के चलो ये प्लांट है, इसी का कोई पार्ट यहाँ पे गिर गया, यहाँ से एक न्यू प्लांट बन गया, तो किसके अंदर आता है, वो एसेक्सुअल के अंदर आता है। ठीक, समझ में आ गया। लेकिन 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 अब आपके मन में आएगा कि सर पक्का रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट सा डिफाइनिंग सा फीचर हो सकता है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अरे मेरे भाई, तब थोड़ा सा आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ मेरे को। ऐसी मदर जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, मतलब ये वो क्या है, इनफर्टाइल हो गई है। चाहे एक आप बात करो ट्रांसजेंडर एक कोई पर्सन है जो कि बेबी को बर्थ नहीं दे सकता, वो खुद जनरेशन को मेंटेन नहीं कर सकता, तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स है? ठीक है, बताओ मेरे को, कोई मदर अगर कोई बेबी को जन्म नहीं दे सकती है, उसमें वो इनफर्टाइल है, तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स है? नहीं ना। तो इसलिए ये भी डिफाइनिंग फीचर हमारा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। हाँ, नो डाउट कि ये इंपॉर्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता।
ठीक है। चलो अगला आता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, आपको याद नहीं होता। बहुत सारे सेल मिलेंगे टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम बनता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो फाइनली एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब देखिए ये केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उस केस में आपके पास ये सारे ऑप्शन रहेंगे, तो उस केस में आप आंसर किसको मारिएगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि आपको नॉन लिविंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो बेबी आपका बेबी को जन्म दे सके ना दे सके, वो अगर मान के चलो उसका ब्रेन कुछ खराब हो गया है ना, वो मतलब सर्वाइव कर रहा है लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो वो भी अगर स्टिमुलस दे ना दे लेकिन सर्वाइव तो कर रहा है, बट उस केस में आपका जो है वो भी तो बना हुआ है सेल से ना। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था मेरे भाई। यहाँ पे देखो सेंसिटिविटी की मैं बात करूँ तो भैया ये भी आपका एक तो फीचर इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद सोचो ना कि मान के चलो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कोमा में चला गया है, जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, लेकिन है तो वो सांस तो ले रहा है, जिंदा तो है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड, आपसे पूछ रहे हो कुछ तो बता ही नहीं पा रहा, आप उसको कुछ भी चुभाओगे तो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा, बट वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो वो भी एक डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं हो सकता सेंसिटिविटी। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा सर ये क्यों नहीं हो सकता, तो यही लॉजिक है आपका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको पता चल गया कि भैया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट है वो सेल से होता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बात करते हैं मूवमेंट को लेके कि भैया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिर डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। आपको पता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो, यहाँ पे आपको पता है ये सनफ्लावर के बारे में, ठीक है, कि भैया जिधर सन हमारा जाता है वो उधर मूव करता है। ठीक है, हम अपने की बात कर लें तो हम लोग भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, हम अपना पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप एक ये भी देख लो कि चलो ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ। जैसे मान के चलो ये हमारा कमरा है, ये खिड़की है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोना में अंधेरा में एक प्लांट को लगा दिया। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि यहाँ मूवमेंट होती है कि नहीं। ठीक है, आपने यहाँ प्लांट को लगा दिया, अब भैया इस खिड़की के थ्रू यहाँ पे सनलाइट आ रही थी तो प्लांट आपका इधर ही मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ भी आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का केवल ये मतलब नहीं है कि वो अपना पोजीशन को चेंज करे, ये भी मतलब है कि वो सनलाइट की तरफ भी मूव कर रहा है, लेकिन है एक ही जगह पे, कांस्टेंट है, एक जगह पे ही खड़ा है, लेकिन अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव कर रहा है, तो भी एक तरह का मूवमेंट के अंदर आता है। मूवमेंट का एक ये मतलब नहीं है कि अपना पोजीशन को वो चेंज कर ले, आज यहाँ है तो कल वहाँ चला गया, तो भैया हम ही केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो भैया प्लांट तो मूव नहीं करते, प्लांट तो जैसे दूसरे जगह पे नहीं जा पाते हैं ना, बट क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स है? नहीं है। तो एक ये भी आप याद रखिएगा कि भैया उसका भी अपने ऑर्गन को, अपने पार्ट्स को मूव कर लेते हैं सनलाइट के थ्रू, तो भी एक तरह का मूवमेंट है। ठीक है, तो गाइज इतने बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जो कि हमारा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो वहाँ पे हमने आपको जरूर बताने की कोशिश किया होगा। देखिए आप बहुत सारे आज जो लेक्चर जो नहीं देखे होंगे कि ये सोच के यार ये सब तो पता ही है, आप उनसे पूछना कि भैया बताओ तो इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। वो इतना इनको डिटेल में नहीं पता होगा कि मेटाबॉलिज्म कैसे काम करती है, ठीक है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है भी कि नहीं है। तो आपको ये चीज़ें कब पता चलेगी? जब आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले आप लेक्चर अटेंड कीजिए, डेफिनेटली वहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। उसके बाद जब नोट्स को रिवाइज करेंगे ना, तो आपको बहुत ही कम एफर्ट डालना पड़ेगा। बट डायरेक्ट आप लेक्चर पे मूव कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत आएंगी। तो आप पहले लेक्चर अटेंड कीजिए आराम से, उसके बाद आप फाइनली आप मूव कीजिए उसके ऊपर। ठीक है, टिल द गाइज आपको आज का लेक्चर का कैसा लगा डेफिनेटली बताइएगा। जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का, नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह इसको आप अटेंड नहीं किए हो डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ से एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर लिख लोगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग वर्ल्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको हम नोमेनक्लेचर है ना, ये क्यूलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो बताने वाले हैं, उनके रूल्स बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर भूलिएगा नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगला लेक्चर डेफिनेटली अटेंड करना। टिल देन नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।